क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ बाज़ार में हो रहा है उसको देख के बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, हर बार जब ऐसी तेज़ी होती तो कोई ना कोई क्वेश्चन खड़ा करता है कि अरे अब ये बहुत महंगा हो गया है, अब इसको नीचे आना चाहिए। लेकिन सेक्टर रोटेशन होता रहता है, कभी लार्ज कैप के बदौलत मार्केट में तेज़ी, फिर कभी किसी दिन मिड कैप में बहुत बड़ी तेज़ी, कभी आरआईएल के दम पे तेज़ी, कभी एचडीएफसी बैंक में तेज़ी। मतलब कुल मिला के कोई ना कोई रीज़न हम ढूंढ लेते हैं। तो जैसे टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी हैं ना कोई चली जाता है और हम मैच जीत जाते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है। लेकिन बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चंस भी होते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे कि अरे भाई क्या हो रहा है। तो उसको एक तो समझना है कि जो महंगा बार बार बताया जाता है एक्चुअली क्या है, मतलब क्या है इसका महंगे का, क्या वाकई बाजार महंगा, और अगर महंगा है तो उसको कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। दूसरा, दो चीज़ें और समझेंगे आज। एक, टीसीएस के रिजल्ट आए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन ख़राब कुछ भी नहीं था ये पक्का है। तो उस रिजल्ट्स के को बाजार ने इतना पसंद किया कि पूरा आईटी सेक्टर धुआंधार तेज़ी दिखा रहा था। छोटा बड़ा हर तरह के स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेज़ी थी। तो क्या आईटी सेक्टर के अच्छे दिन लौट आए हैं, सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं क्या? एक तो ये समझना है, और दूसरा ये समझना है कि ये रेलवे शेयर्स को इतना फ्यूल कहाँ से मिल रहा है। हर दिन बहुत बड़ी तेज़ी रेलवे स्टॉक्स में हो रही है, रेलवे सेक्टर में हो रही है, और बजट का इंतज़ार है क्या कि उसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। एंट्रीम बजट में ऑलरेडी काफ़ी कुछ ऐलान हो चुका है, तो फिर ये जो पंख लगे हुए हैं रेलवे शेयर्स को, वो क्यों लगे हुए हैं? वैसे बहुत सारे जो सवाल आपके दिमाग में इस समय चल रहे होंगे और जिनका जवाब आपको चाहिए, जिससे कि आप अगले हफ्ते की और बजट के आगे की प्लानिंग कर सकें, तो उन सारे सवालों का जवाब हम इस शो में लेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, इसके साथ ही हमारे साथ जसप्रीत सिंह अरोड़ा सर हैं, रिसर्च एंड रैंकिंग की ज़बरदस्त रिसर्च, नामी रिसर्च एंड रैंकिंग है, और अरोड़ा साहब से समझेंगे कि आजकल वो किस तरह से अपनी चीज़ों को स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं। सर ये बताइए, ये जो लोग कहते हैं बहुत महंगा हो गया है मार्केट, बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स हो गए, हमारे दर्शकों को समझाइए क्या है ये सब खेल? क्या वाकई बहुत महंगे हैं बाज़ार? क्यों महंगे हैं? 2018-19 में भी तो ऐसे ही थे, तो आज क्यों लोगों को इतना महंगा लग रहा है? एक ब्रोकरेज हाउस ने तो कम से कम 7-8 बार तो प्रयास कर लिया उसने मिड कैप और स्मॉल कैप के खिलाफ रिपोर्ट निकाल के, लेकिन वो थक गए, मुझे लगता है वो करें चलो छोड़ो जाने दो। ऐसा चल रहा है क्या? हाँ, मतलब गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग अस। अभी निफ्टी पे ब्रॉडली देखेंगे तो ग्रोथ डबल डिजिट फेयरली ऑप्टिमिस्टिकली उसका विजिबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। जब तक वो डबल डिजिट रहेगा विच इज 13-15% कंपाउंडिंग रिटर्न, मे बी 2 इयर्स, मे बी 3 इयर्स, तब तक देयर इज नो रीजन टू गो डाउन बिलो 20 पी मल्टीपल। तो करंट ईयर में देखेंगे F25 में, तो ब्रॉडली निफ्टी के हिसाब से 21-21.5 पी मल्टीपल है, एंड नेक्स्ट ईयर FY26 में देखेंगे तो 1250 का अगर ईपीएस हम लेंगे तो अबाउट लेस देन 20 टाइम्स। अब 20 के जितना ऊपर जाते हैं देन प्रोबेबली द मार्जिन ऑफ एरर या बढ़ जाता है, एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट जाता है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, फ्लो है, काफी सारे इवेंट्स आर बिहाइंड अस, तो another 10% cannot be ruled out immediately, नहीं, over the next 3, 6, 9 months. But largely, I was just looking at a pattern before the election, before the fourth quarter results, which is 1st April, and if I look at till 1st June, market was flat, 21,400, 21,500 के आसपास। पूरा 2 महीना मतलब ऊपर नीचे रहा, but 2 months में रिटर्न जीरो। बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी रिएक्शंस हुए पॉजिटिवली और नेगेटिवली बेसिस द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स और द आउटलुक। I think we are headed somewhere in that region in the next 45 to 60 days. I'm excluding budget to be a non-event in the sense कि कुछ ऊपर नीचे होगा तो it may flatten out by the end of 45th day. So hopefully 20 अगस्त तक market may not do much, but individual stocks पे काफी reaction देखने को मिल सकता है again, और बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट को लेके because of variety of reasons. तो growth could be 5, 10, 15%। जो कमबैक स्टोरीज हैं बहुत ज्यादा नहीं है, तो सिलेक्टेड स्टोरी जहाँ पे
प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वो बहुत लिमिटेड है इंक्रीमेंटली, और मार्केट को आप एकदम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज कर देंगे, ऐसी बहुत कम स्टोरीज है इंक्रीमेंटली मार्केट। तो ले दे के आई थिंक मार्केट कुड बी इन अ फ्लैटिश जोन, बट इंडिविजुअल सेगमेंट्स, इंडिविजुअल पॉकेट्स, जैसे आज आईटी ऐसे चमक रहा था एज इफ टीसीएस ने क्या आउटलुक दे दिया हो, बट as you rightly said, there was nothing negative, so that in itself market ने उसको पॉजिटिवली ले लिया, और थोड़ा सा क्वार्टर क्वार्टर 2.2% कुछ उनका था, इट वाज अ बीट। तो आई थिंक मार्केट टुक इट लाइक दैट कि कुछ नेगेटिव नहीं है, चलो। एंड सेक्टर रोटेशन तो है ही है, आपने इवेंट के पोस्ट इलेक्शन देखा एफएमसीजी कैसे इट जस्ट बाउंस बैक लाइक अ रॉकेट, एज इफ अगले दिन से ही रूरल में पैसा पहुंच जाएगा। बट दैट वाज जस्ट सेक्टोरल रोटेशन है जो आज आईटी में देखने को मिला। आई थिंक दिस थिंग इज कंटिन्यू, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू रहे, sector specific rotation and stock specific reactions +5 and +10% or -5% for the next 50 days basis the result that they may come out. आपने क्वार्टरली कमेंट्री देख ली होगी, फ्रॉम द ज्वेलरीज टू द बैंक्स टू पीएसयू बैंक्स, सब म्यूटेड है। कोई ऐसा नहीं है जिसने मतलब तोड़फोड़ मचा दी हो अपने जो क्वार्टरली नंबर देके इन दी अप्रैल टू मई जून क्वार्टर। वहीं से आप डायरेक्शन दिख रहा है मार्केट को ब्रॉडली वेरी ब्रॉड। नेक्स्ट 50 डेज के बाद क्या होने वाला है? No, I'm saying the result season, the Okay. result season, which is So, 45 अच्छा to 50 जसप्रीत days. सर, फिर आप मुझे बताइए quarter. कि आपको बाजार फेयर लगता है, बहुत महंगा लगता है, या आपको लगता है कि नहीं यार अलग अलग स्टोरीज चल रही है पॉकेट्स में, तो डरने क्या जो। अब देखिए एफएमसीजी की आपने सही कहा, थोड़ी कल ही पैसा पहुंच गया उनके अकाउंट में, लेकिन वो रनअप में था, फिर आईटी रनअप में था, फिर डिफेंस तो चल ही रहा, वो तो रुक ही नहीं रहा है, रेलवे चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स चल रहे हैं, फार्मा चल रहे हैं, केमिकल चल रहे हैं, हर दिन तो एक ना एक चल रहा है। तो समझ में आता चर्निंग भी कहाँ है, पूरा मार्केट ही चल रहा है एक दिन छोड़ के। सो आपको डर लग रहा है या आपको लगता नहीं है ऐसे ही चलेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इंक्रीमेंटल, सो व्हाट हम जो अभी अपने एडवाइस करें अपने क्लाइंट्स को कि जो जितना इन्वेस्टेड है, नथिंग टू बी सोल्ड एंड कि मतलब बेच के कैश पे जाने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इंक्रीमेंटल मनी अगर कोई डाल रहा है तो दे मे स्टैगर इट ओवर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि वो पीछे हमने देखा है कि जिसने वो स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं काफी म्यूचुअल फंड्स में मोर इन पीएमएस एंड एडवाइजरी सेटअप लोग 10 15 20 एंड एज मच एज 25% कैश में बैठे हुए हैं, बट इटिंग द एनएवी, सेटिंग द रिटर्न्स। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले एक साल में आप ऐसे ही हो रहा है। निफ्टी एक साल में 26% चल गया है जी, तो आप मतलब 26% इन अ स्टेडी स्टेट मार्केट इज ह्यूज, राइट? व्हिच इज यस। उसमें अगर आप 30% कैश में बैठेंगे तो मतलब आप समझना कितना इंपैक्ट आ जाएगा आपके। उसमें हमें अल्फा देना है, बाय द वे। 26% तो मार्केट दे रहा है, हमें तो उस पे 10% अल्फा देना है, और जिसका जो भी बेंचमार्क हो। यस। बट अगर -10 होएगा तो फिर पर ठीक है, अगर वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं और वो सो कॉल्ड, अगर वो इन्वेस्टर्स वैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस, या अगर बहुत बड़ा ब्रांड है तो लोग फिर भी थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं आजकल। बट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बहुत ज्यादा आजकल लोग बने नहीं रहते हैं, सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द टोज। एक्चुअली ये जो लिक्विडिटी वाली साइकिल है ना, इसमें एक चीज़ और समझिए दर्शकों को, जो जसप्रीत सर कह रहे हैं कि अगर फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म कर रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर मार्केट के सामने, तो फिर उस पर क्वेश्चन में हो जाएगा, भाई आप कैश में क्यों बैठे हो, आपको ऐसा क्या नॉलेज है कि 3 महीने बाद गिर जाए मार्केट, गिर नहीं रहा है। ओनली बिकॉज ही इज टेकिंग अ कैश कॉल, ओनली फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। हां, तो कैश कॉल लेना भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे कि कैसे किया जाए। कोई रीजन नहीं है फिलहाल एज ऑफ नाउ ब्रॉड मार्केट का डिप होने का, मेजर डिप होने का। एंड 1% होता भी है तो देयर इज इनफ लिक्विडिटी इन द मार्केट टू टेक एडवांटेज, इसका फायदा उठाने के लिए बहुत बहुत पार्टिसिपेंट हैं। और इसका टेस्ट केस 4 जून को हुआ था, जब रिजल्ट आया था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि लोअर सर्किट लग जाएगा, लेकिन लगा नहीं। वहाँ से मार्केट घूमा और अभी 4 जून से सिर्फ 1 महीने हुए हैं। अब हम बातचीत करेंगे 2 सेक्टर्स की, पहला है आईटी, दूसरा रेलवे। पहले आईटी को समझते हैं। टीसीएस का रिजल्ट आया और उसके बाद पूरे आईटी सेक्टर की जैसे लग रहा री रेटिंग हो गई। क्या हुआ, ऐसा क्या रिजल्ट में आ गया, ऐसा क्या बोल दिया टीसीएस में, ये जानना जरूरी है। थिंक सर ने अभी बताया 3 पॉइंट्स। सो लार्जली हायरिंग इज बैक, एट्रिशन कंट्रोल में है, ब्रॉड बेसिंग ग्रोथ की जो है ब्रॉड बेसिंग हो गई है। सो लार्ज वर्टिकल, सारे जो वर्टिकल्स हैं दे आर इन द कमबैक मोड। एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो ग्रोथ रहेगी, उन्होंने क्वांटिफाई नहीं किया, बट जो ग्रोथ रहेगी FY25 वो FY24 की ग्रोथ रेट से बेटर रहेगी। तो और जो क्वार्टर ग्रोथ दिखाया उन्होंने 2.2% ऑड, इट मींस कि पोटेंशियली हम 8 9 10%
की रेंज में क्लोज कर सकते हैं ऑन अ रेवेन्यू ऑन द रेवेन्यू साइड। और ओवरऑल जो ब्रॉडली प्राइसिंग स्टेबल है ग्लोबली, थोड़ा सा मोमेंटम इज बैक, एंड जेन एआई को लेके उनका जो पाइपलाइन है वो कुछ $1.5 बिलियन की है, $1.5 बिलियन, वो भी काफी मजबूत है। तो अराउंड जेन एआई में टीसीएस का एक दे आर हैविंग अ डोमिनेंट शेयर, एंड दे आर प्लेइंग अ बिगर रोल कंपेयर टू अदर लार्ज टेक कंपनीज। तो पुट ऑल थिंग्स टुगेदर, एक तो नेगेटिव कुछ नहीं था, यू हैव टू रियली गो डीप कि आपको ढूंढना ही नेगेटिव तो शायद कुछ ढूंढ लेंगे, बट प्राइमा फेसी कुछ नेगेटिव नहीं था। और जो ब्रॉडर कमेंट्री थी वो पॉजिटिव थी। बट वी हैव सीन, ये हमने पहले भी देखा है कि एक बार एक बड़ा मूव आता है एंड देन द सेक्टर गोज इन अ फ्लैटिश टेरेन, और उसके बाद फिर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, विच इज हमें लगता है फ्रॉम टुमारो इट विल बी दैट। अब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे तो इम्पैक्ट रहेगा, विच इज मोर देन 3-4-5%, और नेगेटिव अदरवाइज ये अब वापस 1-2% की रेंज में आ जाएंगे। जो भाई बड़ा मूव आना था वो टीसीएस ने कर दिया इस सेक्टर के लिए फॉर द क्वार्टर। बट जसवीर सर, अगर इनका जो बिजनेस देखे ग्रोथ, तो एक्स इंडिया 1-1.25% की तो ग्रोथ है। तो क्या ये मानना चाहिए कि इंडिया सेंट्रिक ज़्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर में थी और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स शायद अमेरिका से दूसरी जगहों से ग्रोथ आएगी? अभी तो वैसा कोई बहुत बड़ी ग्रोथ इन्होंने दिखाई नहीं बिजनेस में। मेरे से कह रहे हैं जी जसप्रीत जी। मतलब ब्रॉडली, मतलब मैंने वो रीजनल वाइज उसको डाइसेक्ट नहीं किया, बट जो ब्रॉडली ओवरऑल बेसिस पे जो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था, कांस्टेंट करेंसी जिसे बोलते हैं रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एज पर एनालिस्ट एस्टिमेट इट वाज अ बीट। अब अगर उस पे बीट आ रहा है तो दिट्स अ बिग थिंग फॉर अ लार्ज कैप, द लार्जेस्ट टेक कंपनी इन इंडिया, एंड काफी क्वार्टर्स के बाद अगर मीनिंगफुल बीट आ रहा है कि अगर लोगों का अनुमान था 1% और बिलो एंड वो 2.2% दे रहा है, तो दैट वाज और उसके बाद मार्जिन जो है इन लाइन है ब्रॉडली। एंड बहुत बड़ी बात है, कमेंट्री उन्होंने जो ओवरऑल टोन था वो पॉजिटिव था थ्रू द कॉल। दिस इज अगेन एज पर माय डाउनलोड जो हमने लिया अपने एनालिस्ट से। तो कुल मिला के मतलब एज अ पैकेज अगर आप देखें तो मार्जिन्स इंटैक्ट, आउटलुक पॉजिटिव, बीट ऑन रेवेन्यू, and obviously sector had to make a comeback, and maybe today was the day when जो मार्केट ने कहा कि दिस इज द टाइम टू फॉर द सेक्टर टू मेक अ कमबैक, एंड टीसीएस का एक वो रीजन बन गया है। एक वो आना तो था ही, इट वाज देयर। आप पिछले कुछ 3-4 हफ्ते का मोमेंटम देखें तो आईटी एक वो बेस बना रहा था, बेसिस व्हिच इट हैड टू मेक अ बिग मूव। वो बस इट वाज द टाइम कि शायद आज वो दिन था, अदरवाइज इट वुड हैव हैपेंड एनी डे इन दिस मंथ। अगले 5 साल के लिए कम से कम 80-90 हज़ार करोड़ का प्लान तो इसी बार रखा गया था। तो हर तरह से है, उसमें ट्रेन्स का है, टेक्नोलॉजी का है, वैगन्स का है, कोचेस का, सब तरह खर्चे किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह की रैली हो रही है, ये अगले 3-4 साल की ग्रोथ को कैप्चर करके आज से ही हो रही है, या ये रैली बहुत ज़्यादा होप पे बिल्ट हो रही है और ये बजट थके उसके बाद ये फिजल आउट हो सकती है? जसप्रीत सर, आप लोग देखते हैं या आप अपनी स्क्रीन से उनको हटा दिया है कि अब मैं तो को देखना ही नहीं इधर? So we are invested in railway stocks, but limited है, and incremental money at this price, as you said, we're not putting up. Again, recent lows से भी अगर आप देख लेंगे ना, जो लास्ट 2-3-4 महीने के लोज जो बनाए हैं, whatever be the reason, including 4 जून, वहां से भी स्टॉक्स कुछ नहीं तो 50 और 80% ऊपर है। एज रिसेंट एज 4 जून के आप प्राइस देंगे तो 50-70-80% ऊपर है सम ऑफ द स्टॉक्स, राइट, इन सेलेक्टेड, मतलब काफी सेक्टर्स में भी इंक्लूडिंग रेलवे। तो इफ 1 ईयर व्यू है तो आई थिंक आई एग्री विद सुनील जी, देयर इज मोर रीजन टू गेट डिसअपॉइंटेड। मतलब चांसेस आर कि डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होगी, बट अगर 3 से 5 साल का व्यू ले सकता है कोई, एंड वन इज होपफुल कि ये जो मोमेंटम है जो बना रहेगा, देन देयर इज नो रीजन टू, बट तो पैसा डाल सकते, बट वेरी लिमिटेड। So track laying, the EPC work, rail, the stations modernization, coaches, आपने बताया, and signaling the inter coaches, that preventing the accidents, all that, there is tons of opportunity, and believe me, ये तो अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी है। ओवरसीज जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे ओपन हो रही है, राइट, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक डिफेंस, हम अपनी रेलवेज के प्रोडक्ट्स भी विल बी प्रॉब्ली आउटसोर्सिंग हब for some of the Asian countries, or even otherwise.
वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अलग है व्हेन यू टॉक टू दीज कंपनीज, वो इमीडिएटली नहीं है, वो 3 से 5 साल में उसका पूरा एक बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा। तो यू नो गिवन दैट इट्स अ लॉन्गेस्ट थिंग, तो आई थिंक 3 से 5 साल का व्यू लेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट कम रहेगा। Within a year there may be more reason of disappointment because earnings may not pick up as much in the next 1 year. हाँ, एक समस्या और आ रही है, जैसे रेलवे टाइप का डिफेंस भी है, उसमें भी धुआंधार तेजी है, मतलब अंधा पैसा आ रहा है उसमें। बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि आप डिलीवर कैसे करोगे, आपने ऑर्डर तो ले रहे हो, आप लाखों करोड़ के ऑर्डर अपने बुक में रख लिया, अब डिलीवर कैसे करोगे आप दोस्त? आप डिलीवर नहीं करोगे तो वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट आएगा कि अच्छा आपके पास ऑर्डर तो है लेकिन आप बना ही नहीं पा रहे हो। ये एक चैलेंज भी हो सकता है। रेलवे कंपनीज के पास भी हर चीज़ में काम हो रहा है, ट्रैक में हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन में हो रहा है, कवच में हो रहा है, मेट्रो कोचेज़ में हो रहा है, वंदे भारत कोचेज़ में हो रहा है, फ्रेट वैगन के, हर चीज़ में हो रहा है। लेकिन क्या इतने डिलीवर कर सकती है हमारी कंपनी? ये भी एक अलग तरीके का रिस्क है। इसमें ये रिस्क नहीं है कि काम नहीं है, इसमें ये रिस्क है कि काम कर कितना पाएंगे आप, कैपेसिटी आपकी कितनी है। तो आपके पास सही कि 4-5 साल का नज़रिया हो तो इस वैल्यूएशन पे भी आप एंट्री लें, लेकिन कोई तो एंट्री ले रहा है सर। अब कोई तो खरीदता है जो 15% स्टॉक चलता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी शिपिंग की, शिपयार्ड की, रेलवे की, जिधर आप नज़र डालिए। तो अनुराग जी, आप जरा इंडियन मार्केट देखा करिए रोज़ सुबह उठ के, आपको मज़ा आएगा कि यहाँ कैसे रिटेल वाले मार्केट को दम दे रहे हैं और जेन्युइन है। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि करेक्शंस तो होते रहते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्रैश मुझे नहीं लगता सर। अभी बहुत पैसा आना बाकी साइडलाइन में बैठा हुआ है। जिनसे बात करूँ इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ी गिरावट आई तो मैं एंट्री मारूंगा। तो ऐसे जब मुझे तो 4 लोग मिलते हैं तो हज़ारों होंगे ना, फिर तो पैसा आएगा। बहरहाल इस स्टॉक में जिस भी शो में नाम लिए गए स्टॉक से, वो किसी में भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए उनका नाम लिया गया है। आपको खरीदना बेचना है तो आप किसी और एनालिस्ट से ज़रूर राय लीजिएगा जो आपको सलाह दे सके। यहाँ के एनालिस्ट आज सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये रैली कंटिन्यू करेगी क्योंकि हम लोग पैदाइशी बुलिश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.